गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सौजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। बच्चों, आज भी अपन देखते हैं कि चारों तरफ बालिकाओं और स्त्रियों का बोलबाला है, फिर भी लोग अपनी संकीर्ण सोच के कारण आज भी लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं और स्त्रियों को खुल के जीने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। फिर भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और अस्तित्व की लड़ाई के साथ साथ एक शिक्षा की नई जोत भी इसने जगाई है। तो फिर धीरे धीरे कुछ बदलाव आया, फिर भी स्त्रियों को जो पुरुष प्रधान देश में एक चार दीवारी के अंदर ही कैद करके रखा जा रहा है, बालिकाओं को नहीं पढ़ाया जा रहा है। और बालिकाओं की शिक्षा के लिए आता है तो वो विरोध के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। अब देखिए परिवर्तन की हवा किस प्रकार चली। परिवर्तन के लिए क्या सीखना। 19वीं शताब्दी में 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया, हमें सोचने के लिए मजबूर किया। और फिर ज्यों-ज्यों समय की सुइयां आगे बढ़ी और फिर एक नई आबो हवा ने जन्म लिया, तो इस प्रकार देखा गया नए विचारों ने जन्म लिया, विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, कुछ ऐसे समाज भी हैं जिन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना नहीं सीखा और अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। अब यहाँ परिवर्तन आया कि उनको ज़रूरत हुई कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन बच्चों का मतलब यहाँ हुआ ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ लड़के ही पढ़ने चाहिए। क्यों? उस समय भी तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ, बहुत आनाकानी हुई। तो इसी बीच में एक शिक्षा की जोत लेकर एक स्त्री आगे आई जिनका नाम है रास सुंदरी देवी, जिन्होंने 1800 से 1890 तक कार्य किया, यानी कि जन्म से लेके अंतिम समय तक। तो पश्चिम बंगाल में रास सुंदरी देवी का जन्म हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब रास सुंदरी 60 वर्ष की अवस्था में, देखो बचपन से लेकर 60 वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। 60 वर्ष की उम्र में इन्होंने बंगाली भाषा में एक आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का मतलब वो इसमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना, इसमें सिर्फ सच हकीकत की चीज़ें की वस्तुस्थिति से परिचित होना, इसमें किसी प्रकार की कोई झूठ बात नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ सच, यही आत्मकथा है। अब इन्होंने जो आत्मकथा लिखी उस पुस्तक का नाम था आमार जीवन। क्या नाम था? आमार जीवन। भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। क्या है? भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। अब आपको कहा जाए कि भारत की पहली महिला कौन थी जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम है रास सुंदरी देवी। इनका जन्म कहाँ हुआ? कि पश्चिम बंगाल में हुआ। कितनी वर्ष की आयु में इन्होंने ये आत्मकथा लिखी? कि 60 वर्ष की आयु में। किस भाषा में? के बांग्ला भाषा में। और जो आत्मकथा लिखी उसका क्या नाम था? कि आमार जीवन। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब दूसरी महिला भी आपके सामने आई और इसने भी एक अच्छे परिवार से, यानी कि धनी परिवार से होते हुए भी इनमें पढ़ने लिखने की ललक थी। इन्होंने शिक्षा की जोत जलाई और सबसे बड़ी बात है
उस समय स्त्रियों के साथ, आज भी है लेकिन आज थोड़ा कम है, उस समय स्त्रियों को पढ़ने लिखने के लिए, लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जा रहा था। तो उन्होंने ये संघर्ष के साथ अपनी यात्रा शुरू की। अब रुकैया सखावत हुसैन जो 1880 से 1932 तक इन्होंने कार्य किया, जो कि एक धनी परिवार में पैदा हुई जिसके पास बहुत सारी ज़मीन थी। ये इनके एक जमींदार के रूप में, जमींदार के घर में इनका जन्म हुआ और ये धनिक वर्ग से थी। उन्हें उर्दू पढ़ना व लिखना आता था, बांग्ला व अंग्रेजी सीखने के इनको। अब देखिए, जब उर्दू पढ़ना व लिखना आता था तो प्रत्येक के मन में होता कि क्यों नहीं हम और भी भाषा सीखें, और भी भाषा पर अपन पकड़ रखें। तो इच्छाएं सबकी होती हैं। तो रुकैया सखावत हुसैन भी चाहती थी कि मैं बांग्ला और अंग्रेजी भाषा सीखूं, लेकिन इनके परिवार और समाज के कुछ वर्गों ने इनको रोका। फिर भी उन्होंने भाषा सीखी और एक पुस्तक लिखी, सुल्ताना का स्वप्न, जिसमें एक संघर्ष की कहानी है एक स्त्री की जो कि लेडी लैंड बन के किस प्रकार अपने सपने साकार करती है। तो अब देखिए आगे, 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। इस लड़कियों के लिए स्कूल कहाँ खोला? कोलकाता में। कब खोला? 1910 में, जो कि आज भी सक्रिय, आज भी एक्टिव है वो, कि लड़कियों के लिए वो स्कूल चल रहा है। तो रुकैया हुसैन उर्दू पढ़ना लिखना जानती थी। फिर वो कौन सी भाषा सीखना चाहती थी? बांग्ला और अंग्रेजी, है ना। इनका जन्म भी बंगाल में हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे, अब चुनौतियाँ। अब देखिए, पुरुष प्रधान और गवर्नमेंट इस प्रकार इतने सारे कार्य करते हुए भी भारत में और हम सभी के सामने एक चुनौती हमेशा ही बनी रहती है, वो है स्त्रियों और लड़कियों के रूप में, जिनको शिक्षित किया जाए, जिनको पढ़ाया जाए। तो इसमें देखिए भारत में एक चुनौती, वर्तमान में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही है, लड़कियां स्कूल तो जा रही है लेकिन कुछ संघर्ष के साथ, उसके बावजूद भी उनके घरों में बंदिशें लगी हुई। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी के कारण, अब गरीबी के कारण कुछ भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। तो कुछ कहीं न कहीं बातें और भी आ रही है कि शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण। अब भेदभाव में कुछ अंतर है कि लड़के और लड़कियों की पढ़ाई के लिए, कि लड़कों को हर सुविधा दी जा रही है, लड़कियों की सुविधा नहीं दी जा रही है। और आपको पता ही कि हमने पहले भी पढ़ा कि लड़कियों के लिए तो गुड़िया दी जाती है बचपन में खेलने के लिए, और लड़कों को कार दी जाती है। और इनके भावी जीवन के लिए एक लक्ष्य कर दिया जाता है कि लड़कियां तो सिर्फ उनका मुख्य लक्ष्य है विवाह, और लड़कों को कहीं इंजीनियर डॉक्टर बनाने की वो मनसा पेरेंट्स पाल रखे हुए होते हैं। तो अब देखिए, अब कहीं भेदभाव के कारण वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं। कहीं शिक्षण का अभाव भी होता है कि कहीं गांव में पढ़ते हैं, शहर दूर पड़ता है, तो पेरेंट्स के मन में डर रहता है कि बच्ची लड़की कैसे जाएगी, कैसे क्या होगा। और कुछ होशियार बालिकाएं होते हुए भी गरीबी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती है। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, कि कई समाज और वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाए, और विशेषकर लड़कियों को, जो आज भी एक चुनौती बनी हुई है। आज भी देख लो, चारों ओर लड़कियों का ही बोलबाला है। बोर्ड की जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, जितने भी जॉब्स है, उसमें लड़कियां, स्त्रियां ही टॉप मोस्ट आगे बढ़ रही हैं। अब देखिए वर्तमान में शिक्षा और विद्यालय। तो देखिए जो प्रेजेंट टाइम है उसमें
एजुकेशन किस तरह बढ़ रहा है, किस प्रकार शिक्षा हो रही है और किस प्रकार अपने विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, क्या चीज़ें हो रही है वो देखें। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं। फिर लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। देखो, स्कूल जाते हुए भी हम चीज़ों को देखते हुए अनजान बने रहते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों की एजुकेशन में अंतर रखा जाता है। कुछ समाजों के वर्ग आज भी यही कहते हैं कि लड़कियां सिर्फ नर्स बन सकती, क्योंकि वो विनम्र है, सहनशील है, बाकी वो डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह नहीं बन सकती, क्योंकि एक दिमाग का खेल होता है। ये भी एक अंतर बता दिया गया है। तो ये सब क्यों? तो इस प्रकार देखा गया कि अंतर आगे बढ़ रहा है कि भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। जनगणना लोगों की गणना, उनकी आयु की गणना, उनके कार्यों की गणना, उनके एजुकेशन की गणना। तो भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जनसंख्या की जनगणना होती है। कितने वर्ष में? हर 10 वर्ष में, ध्यान रखना। जिसमें पूरे देश की जनगणना होती है, पूरे देश की जनगणना, लोगों की, एक परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध है, उनकी आयु क्या है, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की, वो सारी चीज़ें। भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाती है, जैसे उनकी आयु कितनी है, कितने छोटे बच्चे, कितने वृद्ध हैं, कितने युवक हैं, पढ़ाई वो कितने, कहाँ तक पढ़े, कहाँ तक उन्होंने छोड़ी, क्या किया, उनके द्वारा किए जाने वाले काम इत्यादि भी। तो इस प्रकार देखा गया कि ये आकलन पूरे देश में डोर टू डोर किया जा रहा है और हर तरह से जनगणना में जानकारी जुटाई जा रही है। इस जानकारी के साथ ही अनेक बातों के लिए आकलन किया जा रहा है, और इस प्रकार की अनेक बातों के आकलन के लिए, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है और उसमें भी स्त्री और पुरुषों का अनुपात कितना है, अनुपात के रूप में भी वो देखते हैं कि 5:3 का है या 1:3 का है, वो इस प्रकार अनुपात के रूप में भी देखते हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार, अब देखिए 1961 की जनगणना के अनुसार देखते हैं कि सब लड़कों और पुरुषों, अब सब लड़कों और पुरुषों में देखिए 7 वर्ष है उससे अधिक आयु के लड़के और पुरुष का, जिसमें 40% शिक्षित, और वे भी कम से कम क्या, अपना नाम लिख सकते हैं। क्या? अपना नाम लिख सकते हैं। देखो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु, वो भी कितने प्रतिशत? 40%। और इसमें भी क्या है कि वो अपना नाम लिख सके। इसके तुलना में अब देखो, तुलनात्मक में देखिए, तुलनात्मक चीज़ में इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। कितने प्रतिशत? 15% ही भाग। अब ये 40% लड़के और पुरुष, और इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का 15%, यानी 25% का अंतर रह गया। कितने प्रतिशत? 25% का अंतर रह गया। तो इस प्रकार देखा गया कि 1961 में 25% का अंतर रहा। तो अब देखिए कि किस प्रकार उन्होंने ये चीज़ की। और 2011 की जनगणना में देखा जाए तो वो क्या होता है कि लड़कों व पुरुषों की ये संख्या बढ़कर 82% हो गई। कितने प्रतिशत? 82%। ठीक है, अब 82% हुई, और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? 65%। एक थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस किया हमने। जनगणना कौन सी? 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमने कुछ प्रोग्रेस तो किया, फिर भी ये अंतर कुछ ज़्यादा ही है। इसका आशय ये हुआ, इसका आशय ये है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच में
ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं। कैसे लोगों का? जो पढ़ लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये, एजुकेशन में कार्य कर सके, और जिन्हें अब वो पढ़ लिख सकते कौन कि अपना साइन कर सकते हैं, अपना जो कार्य है दैनिक कार्य वो भी निकाल सकते हैं, वो आराम से अपना कार्य कर सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ हुई कि यूँ अगर देखा जाए कि इंडिया के लेवल से तो केरल जो स्टेट है, केरल जो राज्य है उसमें स्त्रियां टॉप मोस्ट पे, टॉप लेवल पे है, क्योंकि वहाँ स्त्रियों का जो एजुकेशन है वो बहुत ऊंचा है। और जियों अपन राजस्थान में आ जाएं तो लो लेवल की तरफ चला जाता है। लो लेवल में आ जाते हैं अपन। तो इसमें क्या है, सोच का एक फ़र्क होता है कि हम अपन ब्रॉड माइंड से सोचें, नैरो माइंड से कभी नहीं सोचें। हमें सोच को थोड़ा बदलना चाहिए, तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, आगे कार्य कर सकते हैं। तो क्यों नहीं लड़कियों को भी पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और उनके भविष्य को सिक्योर बना जाए, एक सुरक्षित बनाया जाए, जिससे कि वो अपना कार्य स्वयं कर सके। क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ेगी तो अपना कार्य स्वयं कर पाएगी और एक आत्मनिर्भर बन जाएगी। वो इस प्रकार किसी पे बोझ नहीं रहेगी। जो लोगों की सोच है कि ये बोझ है, नहीं, ये बोझ नहीं है। उसको हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, उसको एक फीडबैक देना पड़ेगा, जिससे कि वो आगे बढ़ सके और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो कार्य कर सके। आज भी समाज में देख लें कि बहुत सारी स्त्रियाँ जो विदुषियाँ बनी हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। आज भी जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट देख लें, राष्ट्रपति से लेकर एक लो लेवल तक की जो जॉब है, बड़े से बड़ा पद और छोटे से छोटे पद को भी अपन देखें तो वहाँ स्त्रियों ने अपना मुकाम हासिल किया है, लेकिन वो अनुपात के रूप में थोड़ा कम है। तो इस प्रकार देखा गया कि कुछ हद तक शिक्षा मिली है, लेकिन अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक ही है। एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको कि अगर अपन देखें कि स्त्रियां ऑल इंडिया में 83% खेतों में कार्य करती है, 83%। अब आप सोच सकते हैं, फिर भी अपनी सोच क्या रहती है कि एक पुरुष यानी कि किसान के बारे में दिमाग में बात आती है, स्त्री के बारे में बात दिमाग में नहीं आती है। और किसान मतलब पुरुष के बारे में हमने सोचा, स्त्री के बारे में नहीं सोचा। तो वही सोच हमें बदलनी है कि हम क्या नहीं कर सकते, वही हमें सोचना चाहिए। इस प्रकार सरकार ने भी कई योजना बनाई, कन्या भ्रूण को मिटाया, दहेज प्रथा को मिटाया, और कहते हैं ना, एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेगी। उसी प्रकार 2014 में 2014 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। और आपने देखा ही होगा कि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और लक्ष्मी लाकरा जो झारखंड की है, उसने लड़कों को टक्कर देकर एक इंजीनियर की डिग्री हासिल करके रेलवे में जॉब की, रेल इंजन को
चलाया, कई पायलट भी बने, कई डिफेंस में भी कई चीज़ें जा रही है। तो इस प्रकार 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। और अब आप देखिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक लोगो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इसमें भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, बिजली बचाओ, है ना, ये बहुत सारे नारे लगे थे। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, समझना है, और अच्छी तरह से एक नहीं 2 बार सुनना है, एक नहीं 2 बार सुनना है, समझना है, और प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से सही ढंग से देने हैं, जिससे कि आप इन प्रश्नों को समझें, फिर इन प्रश्नों के उत्तर भी दें, और राइटिंग अच्छी लिखें, डेट लगाएं, और अपना नाम भी लिखें। पेज नंबर नहीं लगाते, पेज नंबर भी लगाएं। थैंक यू।